हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस पेपर 2026 के लिए पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के टॉप लेवल के और अति संभावित पूरे 55 प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि साथियों आपकी शिफ्ट के लिए अति संभावित पेपर वाले प्रश्न होने वाले हैं। और आप सभी को हम एक छोटा सा टारगेट दे रहे हैं। यदि आप लोगों ने 55 प्रश्न में से केवल 25 प्रश्न सही कर लिए तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी लेवल की चल रही है। क्योंकि साथियों, जो भर्ती बोर्ड का सिलेबस है और भर्ती बोर्ड जो हर बार सवाल पूछती है, यानी जो बार बार जिस तरह का सवाल देखने को मिलता है, उसी तरह आज के इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो जैसा कि यूपी पुलिस का पेपर 8 जून से शुरू होने जा रहे हैं। जिनका एग्जाम 8 जून को होगा वो तो आज अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, यानी 5 जून से भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जिनका एग्जाम 9 जून को होगा उनका एडमिट कार्ड कल डाउनलोड होगा, यानी 6 जून को। और जिनका एग्जाम अंतिम दिन होगा यानी 10 जून को, उनका एडमिट कार्ड 7 जून को डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, इसलिए साथियों आप लोग अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम इस डेट को होने वाले, क्योंकि साथियों हमें उसी तरह आपके लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा भाई, तो स्कोर आप जरूर बताइएगा कि आप सभी का इन 55 प्रश्नों में से जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग से कितना स्कोर बना। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो 16.5% थी। पहले का डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। 1861 में प्रस्तुत किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? 1861 में प्रस्तुत किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया था? वो कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय परिषद अधिनियम था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी थी? तो पूरे 7 संख्या थी भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? भोलानाथ प्रसन्ना ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये बांसुरी संबंधित थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना ये किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना किसका एक महत्वपूर्ण है भाई? तो ये मुद्रा का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है? तो साथियों किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देख। और साथियों आगे बढ़ने से पहले तो साथियों जिन भी स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है भाई। जीके, हिंदी, यूपी, जीके, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर का जितने भी समय आप सभी के पास बचा है, तो साथियों बस आप ये कतना कर लीजिए भाई। इसमें आप सभी को देखिए प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन हम दे देंगे, और साथियों कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, प्लस 5 ऑनलाइन आप सभी को मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि टाइमर के साथ आप सभी का कितना स्कोर बन पा रहा है। ओके, तो साथियों आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ कैसे मिलेगा? पास होने वाला पेपर भाई, तो देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपीज़ पे करके ये साथियों पूरा क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए तुरंत अभी। जिनकी तैयारी हो चुका है उनके रिवीजन के लिए रामबाण होने वाला है, और जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए तो भाई ये परीक्षा पास कराने वाली सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी करिए साथियों, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जितने भी समय आपके पास बाकी है एक नज़र में इसको जल्दी से देख लीजिए भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो साथियों किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। द्वितीय पंचवर्ष योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चला था, इसने औद्योगिकरण के दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रथम पंचवर्ष योजना से किस प्रकार भिन्नता दर्शाई? तो साथियों द्वितीय पंचवर्ष योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 था, इसने औद्योगिकरण के दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रथम पंचवर्ष योजना से किस प्रकार भिन्नता दर्शाई थी? तो साथियों याद रखिएगा, भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से किस राज्य की गालो जनजाति द्वारा पोपिर नृत्य किया जाता है? तो साथियों किस राज्य की गालो जनजाति द्वारा पोपिर नृत्य किया जाता है? तो भाई अरुणाचल प्रदेश के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। हंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने कब खोजा कि किसी तार में विद्युत धारा का वह प्रवाह पास स्थिति चुंबकीय कंपास सुई को विक्षेपित कर सकता है? तो साथियों हंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने कब खोजा कि किसी तार में विद्युत धारा का वह प्रवाह पास स्थिति चुंबकीय कंपास सुई को विक्षेपित कर सकता है? तो ये खोजा था 1820 में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्षित विकास दर कितना था? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चला था। तो इसका लक्षित विकास दर कितना प्रतिशत था? तो 9% था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक पर है? तो मिजोरम राज्य में भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय खिलाड़ी और यानी कि भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हैं? तो साथियों जो भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली है ये किस खेल से जुड़ी थी? तो वो शतरंज से है भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। यामिनी कृष्णमूर्ति को किस नृत्य शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचाना गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति को किस नृत्य शैली की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचाना गया था? तो याद रखिएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। कौन सी पर्वत श्रृंखला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नपुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नदी के समानांतर है? बताइए साथियों कौन सी पर्वत श्रृंखला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नपुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर में है? तो वो सतपुड़ा श्रृंखला है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली। और क्लास पे नए हैं तो भाई पहले तो चैनल क्लास को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों में क्लास को भी शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मयूरभंज छऊ किसका आदिवासी नृत्य है? यानी किस राज्य का आदिवासी नृत्य है मयूरभंज छऊ? तो दोस्त मेरे याद रखिए उड़ीसा राज्य का है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो पूरे 299 सदस्य थे भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में किन क्षेत्रों को एक साथ कार्य करना चाहिए? तो साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में किन क्षेत्रों को एक साथ काम करना चाहिए? तो सरकारी और निजी क्षेत्रों को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र का दौरा करने वाले यूनानी दूत कौन थे जिनका विवरण मौर्य काल के एक प्रमुख स्रोत है? मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का दौरा करने वाले यूनानी दूत कौन थे जिनका विवरण मौर्य काल के लिए एक प्रमुख स्रोत है? तो वो साथियों मेगास्थनीज थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक था। तो साथियों 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक व्यवधान और पुनर्मूल्यांकन हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से किस शहनाई वादक ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराए जाने पर शहनाई बजाई थी? तो बताइए किस शहनाई वादक ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराए जाने पर शहनाई बजाई थी? वो कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार
चिंगम यानी अगस्त सितंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस त्यौहार का उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है? बताइए साथियों। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार जो चिंगम है अगस्त और सितंबर के महीनों में ये किस त्यौहार का उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो पूरे भाई ओणम त्यौहार से मनाया संबंधित है। ठीक है, चिंगम जो है, जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। टेबल टेनिस में एक सर्व के दौरान लगातार कितने अधिकतम लेट की अनुमति है? टेबल टेनिस में एक सर्व के दौरान लगातार कितने अधिकतम लेट की अनुमति है? तो साथियों पूरे यानी कि इसका कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्न में से अंकुर का पर्याय कौन सा भाई? अंकुर का पर्याय है तो कौन सा है भाई? तो कुंपल है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। कहा जाता है कि यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो वह दीर्घायु होता है। वाक्य में दीर्घायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताइए साथियों। यानी कि दीर्घायु का विलोम शब्द बताइए तो अल्पायु हो जाएगा। ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। जिसे सभी बातों का ज्ञान हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसे सभी बातों का ज्ञान हो तो उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। भाई देखिए जल्दी जल्दी सवालों को हम इसलिए करें, हमारे पास समय नहीं है, तो साथियों हम लोग टारगेट यही करेंगे कम से कम हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, वो भी कम समय में। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ लिखें। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? यानी कि इनकार करना हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? जिसके विषय में जानकारी न हो। जिसके विषय में जानकारी न हो तो क्या बोलते? अज्ञात हो जाता है वो हमारे लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशी शब्द से करें। मोहन के जाते ही इसमें कार्रवाई शुरू हो गई। यानी कि साथी मोहन के जाते ही भाई अदालत में कार्रवाई शुरू हो गई इतना, तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसका कोई आरंभ न हो। तो साथियों जिसका कोई आरंभ न हो क्या बोलते हैं? अनादि बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। रात्रि का पर्याय निम्न में से कौन सा है? रात्रि का पर्याय कौन सा है? तो विभावरी है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अपनों से बड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक शब्द क्या है भाई? तो ध्यान रखिए अपनों से बड़ों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सम्मान सूचक शब्द वो कौन सा है? तो महोदय बोलते हैं ना, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। स्थिर का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? तो चंचल होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? 10 रुपया में क्या आता है? तो बताइए साथियों। क्या तो देखिए ठीक है, आता भी ठीक है, 10 भी ठीक है, लेकिन रुपया, तो देखिए इसमें क्या होगा? 10 रुपये में क्या आता है भाई? 10 रुपया नहीं होगा, 10 रुपये में क्या आता है? यानी कि इसमें रुपया आपका क्या है? अशुद्धि है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो साथियों जो कानून के विरुद्ध होता है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अवैध हो जाएगा। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द बताइए। वह पेड़ पर नीचे गिरा। वह पेड़ पर नीचे गिरा, तो इनमें से साथियों अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें देखिए कारक प्रयोग त्रुटि है। सार्थक शब्द क्या होगा भाई? वह पेड़ से नीचे गिरा, से होगा ना भाई, पर कैसे होगा? इसमें पर नहीं होगा ना, तो इस सवाल का राइट आंसर कौन है? डी ऑप्शन। पर की जगह से होगा भाई, कि यानी कि वह पेड़ से नीचे गिरा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। शुकर का विलोम क्या होगा? शुकर का विलोम तो दुष्कर होगा। ऑप्शन है राइट आंसर है। एग्जाम डेट भाई जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। गुलाब के फूल की सभी को मन को भाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द बताइए। गुलाबों के जो फूल होती है इसकी साथियों सुगंध जो है वो सभी को क्या करती है? मन को भाती है ना, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। उंगली पकड़कर माथा पकड़ना मुहावरे में
रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? भाई उंगली पकड़कर माथा की पहुंच पकड़ना, माथा की जगह क्या होगा? पहुंच पकड़ना हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। यानी कि धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, जैसे कि इसमें इसका अर्थ क्या होगा? उंगली पकड़कर पहुंच पकड़ना, पहुंचा पकड़ना, यानी कि साथियों धीरे धीरे साहस को ना बढ़ने देना, इस मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, वायु प्रवाह में कौन नौका तेजी से चल रही थी? वाक्य भावानुसार विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो साथियों वायु प्रवाह में नौका तेजी से चल रही थी, तो वाक्य के भावानुसार विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके लिए सार्थक शब्द का चयन करिए। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला क्या बोलेंगे? अंडज बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों छंद जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पूरे 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। अब देखिए साथियों हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवाल को हल करेंगे। रीजनिंग और मैथ का एक भी सवाल आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 450, 460, 471, 483, 496। बताइए, जैसे केवल 2 अंक उठाइए भाई अंतिम के, 50, 60, 71, 83, 96। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। 50 से 60 प्लस 10 किया, 60 से 71 प्लस 11 किया, 71 से 83 प्लस 12 किया, 83 से 96 प्लस 13 किया, 10, 11, 12, 13, यानी कि साथियों हम 96 में प्लस 14 जोड़ देंगे भाई। तो आप क्या करिए काम की, 496 डायरेक्ट 14 जोड़िए, कितना आएगा? देखिए 496 में 14 4 दे देंगे, 500 हो जाएगा, यानी कि 510 हो जाएगा आपका। यानी कि कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से UMCP ZOEU से संबंधित है, उसी प्रकार QB के आपका VD J और P संबंधित है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए EJAH निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथियों। तो जब ये सवाल आएगा तो हमने आपको बताया है कि साथियों केवल एक का रिलेशन आपको पता करना है, इन दोनों का इनमें से एक का रिलेशन पता कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। चलिए भाई, तो हम इसी का पता कर लेते हैं। पहले का UMCP, इसका कोड ZOE और U दिया है। U देखिए 21, Z 26, तो +5 हो गया इसमें। M 13 आपका साथियों O 15, तो +2 इसमें हो गया। C 3 और E आपका 5, तो इसमें भी +2 हो गया। P 16 U 21 +5, यानी कि साथियों इसमें रिलेशन देखिए, पहला जो अक्षर है +5 कोड किया, जो लास्ट यानी अंतिम के 2 जो अक्षर है इसमें +2 का रिलेशन लगाया, और लास्ट का अक्षर में +5 किया, यानी कि स्टार्टिंग में 5 और अंतिम में 5, और बीच के 2 अक्षर उसमें +2 का रिलेशन लगा है। तो चलिए सेम प्रोसेस जो हमसे पूछा है इसमें लगा लेते हैं भाई, EJAH। तो दोस्तों देखिए पहले तो +5 करना था, फिर बीच के दोनों अक्षर में +2 करना था, इसमें +5, तो E 5 होता है, 5 5 10, 10 पे कौन अक्षर होता है? J होता है, J 10 होता है, 10 2 12, 12 पे कौन होता है? L होता है, E होता है 1 नंबर, 1 2 3, 3 पे कौन होता है? C होता है, H 8, 8 5 13, 13 पे कौन होता है भाई? M होता है, UJLC यानी JLCM। एक सेकंड भाई, हम कहाँ देख रहे हैं? JLCM आएगा, देखिए C ऑप्शन। भाई केवल हम एक अक्षर से भी पता कर सकते थे, और कोई ऑप्शन देखिए J से शुरुआत नहीं किया भाई, केवल C ऑप्शन J से शुरुआत किया है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा ना। चलिए दोस्त मेरे, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित समीकरण में यदि गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर। जैसे सवाल क्या दिया है समझिए पहले आप लोग। ये समीकरण दिया है, इसमें आप सभी को गुणा की जगह प्लस करना है, प्लस की जगह गुणा करना है, माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह माइनस करना है। पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए देखिए बनाते हैं भाई। 51 भाग है तो भाग को माइनस बदलना है, 30 30 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को प्लस में बदलना है, 36 36 के बाद देखिए माइनस दिया है तो माइनस को भाग में बदलना है, तो माइनस की जगह भाग रख देंगे। 6 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को किस में बदलना है? गुणा में। ठीक, समीकरण बनके तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा दीजिए। 51 माइनस 30 प्लस 6 का भाग 36 बनेंगे 6 बार में, गुणा 6। 51 माइनस 30 प्लस 6 36,
देखिए साथियों, ये +36 है, ये +51 है। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डायरेक्ट 51 में से 30 ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन हल करने का तरीका जो है ना, पहले प्लस किया जाता है, उसके बाद लास्ट में माइनस होता है। तो ये प्लस देखिए 36 है, ये +51, पहले ये जुड़ता है भाई, तो कितना होगा 6 1 7 5 3 8 यानी 87। 51 को और 36 को जोड़े तो 87 आया, 87 में से 30 को माइनस किया तो कितना आएगा 57 आ जाएगा। तो इस साल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। एक विशेष कुट भाषा में बैस को 54 31 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और हैश को 12 34 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई कुट भाषा में ई के लिए कुट क्या है बताइए साथियों। देखिए बी ए एस एच, इसमें 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है 54 31। उसी प्रकार एच ए एस ई, हेज में 4 अक्षर है तो इसके लिए अलग 4 कोड क्या है। तो पूछा किसका कोड साथियों ई का, तो साथियों ई का कोड पूछा है तो भाई ई तो पहले हम कॉमन चेक करें, लेकिन ई कॉमन नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए बैस में ई है ही नहीं, केवल इसमें है भाई हैज में, यानी कि हमारा आंसर इसी मिलेगा। तो हम साथियों ई का कोड निकालने चल रहे हैं, तो हमारा आंसर जिसमें ई रहेगा उसी मिलेगा, यानी हमारा आंसर इसी मिलेगा। हमारा कोड इसमें नहीं होगा बैस वाले में, एक भी नंबर, यानी देखिए 4 देखिए बैस में है और ऑप्शन में 4 है तो काट दीजिए क्योंकि इसमें हमारा कोड नहीं मिलेगा। 3 देखिए आपका बैस में, ऑप्शन में 3 है काट दीजिए। बैस में 1 है, ऑप्शन में 1 है काट दीजिए। बच रहा कौन सा 2 बच रहा है, तो ये आपका कोड हो जाएगा ई का कोड 2। ठीक क्लियर। इस तरह से भी आप सॉल्व को हल कर सकते हैं भाई, बहुत आसान मेथड है ये। जिसमें देखिए ई दिया रहेगा उसी में आपका आंसर होगा, जिसमें ई नहीं दिया रहेगा उसमें आपका आंसर होगा नहीं करेगा। यानी बैस में देखिए ई नहीं दिया अक्षर तो 54 31 में नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन देखिए कौन कौन सा कॉमन मिलेगा काट दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। अब इस सॉल्व कॉल करिए। 7 व्यक्ति हैं ई एफ जी एच के एल और एन उत्तर के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। जैसे 7 व्यक्ति हैं भाई, एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो साथियों एल के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एल को हम साथियों बीच में बैठा देते हैं। तो देखिए एल के बाईं ओर 3 लोग आ जाएंगे और इधर से भी देखिए एल के दाईं ओर भी 3 लोग आ जाएंगे, है ना। लेकिन सवाल जैसे बोलेगा वैसे आपको करना है। तो एल के बाईं ओर 3 लोग आ जाएंगे, पहला लाइन क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा है, तो साथियों जी को यदि हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो जी के दाईं ओर केवल एफ ही बैठेगा और कोई नहीं आएगा। ठीक है, जी के दाईं ओर केवल एफ बैठा और कोई नहीं बैठा है। फिर देखिए जी और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, तो के को हम यहाँ बैठा देते हैं, तो जी और के बीच में 3 व्यक्ति बैठ जाएंगे। अभी तो जी और के बीच में केवल एल बैठा है। ठीक है, ये भी लाइन क्लियर हो गया। यन जो है एच के बाईं ओर कहीं बैठा है, यन जो है एच के बाईं ओर कहीं बैठा है, एच के बाईं ओर एन कहीं बैठा है, लेकिन ई के दाईं ओर कहीं बैठा, तो ई को यहाँ बैठा दीजिए। देखिए सॉल्व कंप्लीट हो गया। देखिए एच के बाईं ओर एन कहीं बैठा है, लेकिन ई के दाईं ओर एन कहीं बैठा है भाई, देखिए कहीं बैठा, कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया कि दायां बायां, कहीं बैठ गया है, लेकिन बैठा है एच के बाईं ओर और ई के दाईं ओर। सॉल्व कंप्लीट हो गया। अब देखिए सॉल्व क्या पूछा, ई और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे। ई यहाँ पर है शुरुआत में बाईं ओर से और एन यहाँ पे, तो इनके बीच में तो केवल के बैठा यानी एक व्यक्ति बैठे हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 7 17 25 53 61। दोस्त मेरे 7 17 25 53 61 क्या आएगा, तो 7 दूना 14 प्लस 3 17, 17 8 25, 25 दूनी 50 प्लस 3 53, 53 8 61। लॉजिक इसमें देखिए पहले 2 का गुणा किया प्लस 3 किया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 2 गुणा किया प्लस 3 जोड़ दिया, फिर साथियों प्लस 8 कर दिया। यानी कि 61 में पहले आपको 2 गुणा करना होगा प्लस 3 करना होगा, यानी कि 61 गुणे 2 प्लस 3 कितना आएगा, 2 1 कम 2 2 6 12 122, 122 में 3 जोड़ देंगे तो 125। यानी कि सॉल्व का राइट आंसर का क्या होगा भाई, पहला ऑप्शन 125 परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, अब सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। मान ज्ञात कीजिए भाई 32 भागे 8 गुणा 5 माइनस 2 गुणे 3 क्या होगा। 8 का भाग 32 में देंगे तो 4 बार में, गुणा 5 माइनस 2 3 6, 4 5 20 माइनस 6 कितना होगा भाई 14 आ जाएगा। तो इस सॉल्व का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। राकेश
154 कुर्सियाँ बेचता है और उसे 66 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए साथियों। मान लीजिए कि एक कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वो कितना है साथियों, 1 रुपया है। ठीक है, तो इसी प्रकार साथियों इसका जो कुल एसपी हो जाएगा, कुल एसपी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 154 गुणे 1 यानी 154 रुपया हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लेकिन साथियों 66 कुर्सियों के बराबर लाभ हो रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये किसके बराबर रहेगा, 66 बराबर के ही हो जाएगा ना भाई सेलिंग प्राइस, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ से पहले कास्ट प्राइस निकाल लीजिए भाई। कास्ट प्राइस कितना निकलेगा, कास्ट प्राइस क्या होता है, कुल एसपी में से लाभ माइनस कर दीजिए भाई। लाभ कितना था भाई, कुल एसपी कितना 66, लाभ कितना है भाई कुल एसपी, तो पहले भाई कास्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना है कुल एसपी, कुल एसपी में से माइनस साथियों लाभ करेंगे तो कुल एसपी कितना है 154 है भाई, और लाभ तो भाई केवल 66 रुपये का हो रहा है ना, तो कितने का होगा माइनस करिए, 14 से 8, 14 से यानी 88 रुपये का हो रहा है भाई कास्ट प्राइस। अब आप सभी से लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है क्या होता है, लाभ अपान में कास्ट प्राइस इंटू 100, यानी लाभ कितना है 66 का, कास्ट प्राइस अभी हमने निकाला 88 है गुणा 100, तो 11 छक्का 66, 11 88, यानी कि 600 बटे में 8 कितना होगा 8 सौ 56, 8 पंजे 40 यानी 75% का, यानी कि सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, सभी को समझ में आया। देखिए एक बार और सॉल्व को समझा देते हैं। मान लीजिए साथियों कि एक कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है हमने 1 रुपया माना था, ठीक है 1 रुपया माना था, तो उसी प्रकार साथियों जो कुल एसपी हो जाएगा, जो साथियों कुल सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई 154 रुपये के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो लाभ जो हो रहा है वो भाई 66 कुर्सियों के बराबर हो रहा है, तो कुल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ₹66 होगा ना, आप ही सोचिए। तो कास्ट प्राइस में से आप क्या करेंगे, कुल एसपी जो है, कुल एसपी में से आप क्या करें लाभ को माइनस कर देंगे, तो कुल एसपी कितना है भाई 154 है, लाभ कितना है 66 हो रहा है केवल, तो इसमें से जब माइनस करेंगे 88 आ गया, ये कास्ट प्राइस आ गया। अब आप जब लाभ प्रतिशत निकालने गए तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, लाभ अपान में कास्ट प्राइस इंटू 100, लाभ कितना 66 है, कास्ट प्राइस कितना अभी हमने निकाला 88 मल्टीप्लाई 100, तो 11 छक्का 66, 11 88, तो यहाँ से भाई 6 का गुणा 100 में करेंगे 600 आएगा और बटे में 8, तो देखिए 8 सौ 56, 60 में 56, 4 8 पंजे 40 यानी 75% हो जाएगा। अब क्लियर हुआ, ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। दो संख्याओं का गुणनफल 5184 है और उनका महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ 24 है, तो उनका लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम क्या होगा। तो भाई फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखिए एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम हमसे पूछा है, एचसीएफ 24 दिया और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, यही आपका दो संख्याओं का गुणनफल 5184 दिया है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 5184 बटे में 24। इसको हल करिए, काटिए, 24 दूना 48, ठीक है 24 दूना 48, 3 38, 24 से कम 24, 144, 24 छक्का 144 यानी 216 आ जाएगा पहला ऑप्शन। तो साथियों इसका एलसीएम कितना होगा 216 होगा। क्लियर, चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल को हल कर दीजिए भाई इसी बात पे आप लोग। तो 55 नंबर का, यदि x का 2% 336 तो x किसके बराबर होगा, x का 2% 336 है, तो काट दीजिए भाई। देखिए 16 दूना 32, 2 8 16, 168 और x का वैल्यू ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 168 में, यानी 16800 हो जाएगा। तो x किसके बराबर है 16800 के बराबर, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये पूरे 55 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 55 सवालों में से कितना स्कोर बना। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सवाल बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप डेली प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, एक भी सवाल आप छोड़ेंगे नहीं भाई। और जो हमने आपको नंबर दिया था, जो PDF दिया था, उसको आप जरूर मंगाइएगा। एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथियों एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।